नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम भारत के संविधान का जो आर्टिकल 55 है इसके बारे में बात करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 54 तक अच्छे से पढ़ लिया है और आज की इस क्लास में हम आर्टिकल 55 पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 55, भारत के संविधान का आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति को चुनने की, राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 55 किसके बारे में बात करता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भारत के संविधान का आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति को चुनने की, राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए। अब चलिए देखते हैं कि इस आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया दी गई है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, वह कैसा निर्वाचन होता है। तो देखो, भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा निर्वाचन? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा निर्वाचन होता है? अप्रत्यक्ष। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अब आपके माइंड में यहाँ पे दो क्वेश्चन आने चाहिए। पहला क्वेश्चन कि ये निर्वाचन क्या है और दूसरा क्वेश्चन कि इसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपके इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको देता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि निर्वाचन क्या है। तो ध्यान दो, जनता के द्वारा सरकार में अपने प्रतिनिधियों को चुनना ही निर्वाचन कहलाता है। ठीक है, जनता के द्वारा सरकार में अपने प्रतिनिधियों को चुनना ही निर्वाचन कहलाता है, इलेक्शन कहलाता है। अब ये जो निर्वाचन है इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, निर्वाचन के दो प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, जो पहला प्रकार है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन और जो दूसरा प्रकार है निर्वाचन का उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है। इंग्लिश में इसे कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। तो ध्यान दो, जब जनता सरकार में अपने प्रतिनिधियों को खुद वोट देकर चुने तो इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, जब जनता सरकार में अपने प्रतिनिधियों को खुद वोट देकर चुने तो इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन या इंग्लिश में इसे कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है। तो ध्यान दो, जब जनता सरकार में अपने प्रतिनिधियों को खुद वोट देकर ना चुने बल्कि जनता के द्वारा जो सरकार में चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से सरकार में कुछ लोगों को चुने तो इसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है कि जनता खुद वोट नहीं करती है बल्कि उनके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो वोट करते हैं और सरकार में कुछ लोगों को चुनते हैं। तो इस प्रकार के निर्वाचन को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन या इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो आई होप निर्वाचन क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है, ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, वह कैसा निर्वाचन होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता वोट नहीं करती है। तो फिर वोट कौन करता है? तो वोट करते हैं जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो वोट करते हैं। और आर्टिकल 53 में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक, ये जो कि जनता के द्वारा चुनकर आते हैं,
ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है, और यही राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इसीलिए ये जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, यह कैसा निर्वाचन हो गया? ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं कर रही है, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने गए निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले रहे हैं, वोट कर रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए। अब देखो, आप अभी तक इतनी बात समझ गए कि भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह कैसा निर्वाचन होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक है। तो ये अभी तक आप समझ गए। फिर निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ये आप अच्छे से जानते हो। तो ये जो निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, वोट करते हैं, तो ये जो अपना वोट है उसे किसी को दिखाते नहीं है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मतदान होता है वह कैसा मतदान होता है? गुप्त मतदान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मतदान होता है वह गुप्त मतदान होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। पहली तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने गए निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। मतलब यहाँ पे जनता राष्ट्रपति को अपने जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से चुनती है। तो इसीलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा निर्वाचन हो गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है, ठीक है। तो ये अभी तक आप समझ गए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। फिर मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मतदान होता है वो मतदान कैसा होता है? गुप्त मतदान होता है। मतलब किसी को दिखाकर वोट करना नहीं होता है, ठीक है। सब अपना वोट गुप्त तरीके से करते हैं। तो ये दो बातें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे जो कि मैंने आपको अभी बताई। अब चलिए बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। तो देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का तरीका है, राष्ट्रपति के चुनने का, राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है, उस तरीके का नाम है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना कि भारत में निर्वाचन के दो तरीके हैं, ठीक है। जो पहला तरीका है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। जो पहला तरीका है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और जो दूसरा तरीका है उसे हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। जो दूसरा तरीका है उसे हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इंग्लिश में इसे कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले समझते हैं निर्वाचन का जो पहला तरीका है वो क्या है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में होता ये है कि यहाँ पे जो वोट देने वाले लोग होते हैं ना, वो उस उम्मीदवार को वोट करते हैं जिसे वह चुनाव जिताना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति सिर्फ एक ही उम्मीदवार को वोट कर सकता है, और फिर इस तरीके से वोटिंग होती है और उसके बाद वोटों की गिनती होती है, और जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वह चुनाव जीत जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मतलब फर्स्ट नंबर पे आओ, मतलब सबसे ज़्यादा वोट पाओ, और पोस्ट ले जाओ, मतलब चुनाव जीत जाओ। तो ये बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे एक व्यक्ति एक ही उम्मीदवार को वोट कर सकता है। इस प्रकार से सारे लोग उस उम्मीदवार को वोट करते हैं जिसे वह चुनाव जिताना चाहते हैं। फिर वोटों की गिनती होती है, और जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वह चुनाव जीत जाता है। तो इसे कहते हैं हम फर्स्ट पास्ट दी
पोस्ट सिस्टम। ठीक है, ये निर्वाचन का एक तरीका हो गया। फिर भारत में एक और भी तरीका है निर्वाचन का, जिसे हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, और इसी के द्वारा भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो चलिए समझते हैं कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये अच्छे से ध्यान रखें, याद रखें कि भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका है वह क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, या इंग्लिश में इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये तरीका क्या है। तो देखो, एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होता है कि एक आदमी का जो वोट होता है ना, वह कई लोगों को, कई उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं, मैंने आपको बताया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। और क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल व्यक्ति का जो वोट होता है वह कई लोगों को ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। वहाँ पे एक व्यक्ति एक ही उम्मीदवार को वोट कर सकता था और फिर उसके बाद वोटों की गिनती होती थी। जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते थे वह चुनाव जीत जाता था। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ये होता था। लेकिन यहाँ पे वोट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में वोट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या होता है कि एक व्यक्ति का वोट एक ही उम्मीदवार को नहीं जाता है, वह कई उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इसे भी समझ गए। अब चलिए मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ कि कैसे वोट का ट्रांसफ़र होता है। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है। ठीक है, और कैपिटल ए नाम का कोई व्यक्ति है और वह वोट देने जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट करने जाता है, तो उसे कुछ इस प्रकार का एक पर्चा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का एक पर्चा दिया जाता है और मान लो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। एक है स्मॉल ए, दूसरा है स्मॉल बी और तीसरा है स्मॉल सी। ठीक है, तो ये कैपिटल ए नाम का व्यक्ति जाता है वोट करने और 3 उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के लिए, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो यहाँ पे अब ए नाम का जो व्यक्ति है, इसका वोट जो है वो इन तीनों उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र होगा। और कैसे ट्रांसफ़र होगा, वह प्रेफरेंस के हिसाब से ट्रांसफ़र होगा, वरीयता क्रम के आधार पे इसे वोट देना होगा। तो मान लो ये ए नाम का व्यक्ति चाहता है कि स्मॉल ए राष्ट्रपति बने। ठीक है, स्मॉल ए राष्ट्रपति बने क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ए को फर्स्ट प्रेफरेंस देगा। ठीक है, पहली वरीयता ए को देगा, स्मॉल ए को देगा। ठीक है, फिर ये कैपिटल ए नाम का व्यक्ति चाहेगा कि अगर स्मॉल ए राष्ट्रपति नहीं बनता है तो फिर स्मॉल सी राष्ट्रपति बने, इसीलिए इसने स्मॉल सी को दूसरे नंबर की वरीयता दी। फिर इसके बाद कैपिटल ए नाम का व्यक्ति चाहेगा कि अगर स्मॉल सी भी राष्ट्रपति नहीं बन पाता है तो फिर स्मॉल बी राष्ट्रपति बने, इसीलिए इसने स्मॉल बी को तीसरे नंबर की वरीयता दी, प्रेफरेंस दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे वोटिंग होती है वरीयता क्रम के आधार पे। ठीक है, कि किसे आप सबसे ज़्यादा मतलब राष्ट्रपति बनाने के लिए उत्सुक हैं, इस आधार पे आपको वोटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे कैपिटल ए नाम के व्यक्ति ने सबसे पहला प्रेफरेंस दिया स्मॉल ए को, फिर स्मॉल सी को, फिर स्मॉल बी को। तो यहाँ पे देखो, कैपिटल ए नाम के व्यक्ति का वोट जो है वो तीनों उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र हुआ। एक व्यक्ति को तो वोट गया नहीं, तीनों उम्मीदवारों को वोट ट्रांसफ़र हुआ वरीयता क्रम के आधार पे। तो इसीलिए इसे हम कहेंगे कि यह भी क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटिंग हो रही है, निर्वाचन हो रहा है, तो निर्वाचन का तरीका है वो कैसा है, वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटिंग होती है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, राष्ट्रपति का निर्वाचन
एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में एक व्यक्ति का वोट कई उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। और फिर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया कि कैपिटल ए नाम का व्यक्ति है और ये वोट करने जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो यहाँ पे उसे इस प्रकार का पर्चा मिलता है जहाँ पे कैपिटल ए नाम के व्यक्ति का वोट सारे कैंडिडेट को ट्रांसफ़र होता है, सभी उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र होता है। तो आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वोटिंग तो अब हो गई, अब वोटों की गिनती किस प्रकार से होती है ये हम देखेंगे। और यहाँ पे आप एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक कट ऑफ होता है, ठीक है। वो कट ऑफ क्या है? 50% + 1। मतलब जो उम्मीदवार टोटल वोट जो है उसका 50% + 1 से ज़्यादा वोट पाएगा वही राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कट ऑफ कितना होता है? 50% + 1, ठीक है। मतलब 50% से ज़्यादा जो व्यक्ति वोट पाएगा वही राष्ट्रपति बनेगा। अगर इससे कम किसी के वोट हैं तो फिर वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। भले ही उसके जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे ज़्यादा वोट होंगे, लेकिन अगर 50% + 1 से ज़्यादा वोट उसके नहीं हैं तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये आप बहुत 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 अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो अभी तक आप ये समझ गए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटिंग कैसे होती है। कैसे होती है? वरीयता क्रम के आधार पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से वोटिंग होती है, ठीक है। और कट ऑफ कितना होता है ये भी आप समझ गए। तो चलिए अब वोटों की जो गिनती होती है वरीयता क्रम के आधार पर, इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। तो मान लो 3 कैंडिडेट हैं जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं। एक कैंडिडेट है स्मॉल a, एक कैंडिडेट है स्मॉल b और एक कैंडिडेट है स्मॉल c, ठीक है। 100 व्यक्ति वोट करने वाले हैं, ठीक है। तो वोटिंग होगी वरीयता क्रम के आधार पर, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के आधार पर, ठीक है। तो जब वोटिंग वरीयता क्रम के आधार पर होगी तो वोटों की गिनती भी वरीयता क्रम के आधार पर होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो A, B, C हैं इनके फर्स्ट प्रेफरेंस के वोटों की गिनती करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लो इन 100 में से 40 लोगों ने A को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, ठीक है। B को 100 में से 35 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया और C को 100 में से 25 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, ठीक है। तो A को मिले 40 वोट फर्स्ट प्रेफरेंस में, B को 35, C को 25। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी को भी 50% + 1 से अधिक वोट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी को भी 50% + 1 वोट नहीं मिले हैं, ठीक है। मतलब किसी को भी 50% से अधिक वोट नहीं मिले हैं। और मैंने आपको बताया कि कट ऑफ कितना होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? 50% + 1, मतलब 50% से अधिक वोट चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए। तो यहाँ पे तो किसी के भी 50% से अधिक वोट नहीं है। तो फिर यहाँ क्या किया जाएगा? तो देखो यहाँ क्या किया जाएगा कि उस कैंडिडेट को लिया जाएगा जिसके सबसे कम वोट हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में, जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, ठीक है। और उसके जो वोट हैं उसको बाकी के जो उससे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस पे वोट पाने वाले कैंडिडेट हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उसके वोट को, ठीक है। और किस में जोड़ दिया जाएगा? जो बाकी के कैंडिडेट हैं उनके फर्स्ट प्रेफरेंस में जोड़ दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस पे वोट पाने वाला व्यक्ति है उसके कितने कितने वोट बाकी के कैंडिडेट में
जोड़े जाएंगे। तो देखो, ये जो सी को 25 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, तो इन्होंने सेकेंड प्रेफरेंस भी तो किसी न किसी को दिया होगा, और किसको दिया होगा? या तो ए को दिया होगा या तो बी को दिया होगा। ठीक है, तो 25 लोगों में से जितने लोगों ने ए को सेकेंड प्रेफरेंस दिया, उतने 25 में से उतने वोट ए के फर्स्ट प्रेफरेंस में जोड़ दिए जाएंगे। और फिर 25 लोगों में से जितने लोगों ने बी को सेकेंड प्रेफरेंस दिया, उतने 25 में से उतने वोट बी के फर्स्ट प्रेफरेंस में जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो मान लो 25 लोगों में से 15 लोगों ने 20 लोगों ने मान लो 20 लोगों ने क्या किया कि ए को सेकेंड प्रेफरेंस दिया था, तो फिर इस 25 में से 20 वोट ए के फर्स्ट प्रेफरेंस में जोड़ दिए जाएंगे। तो इस प्रकार ए के कितने वोट हो जाएंगे? ए के वोट हो जाएंगे 60। ठीक है, और मान लो जो 5 बचे, 5 लोगों ने बी को सेकेंड प्रेफरेंस दिया था, तो 5 वोट बी के जो फर्स्ट प्रेफरेंस है इसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो टोटल वोट कितने हुए बी के? 40 हुए। ठीक है, 40 हुए। तो यहाँ पे देखो सी तो हट गया, फिर ए को देखो 50% से अधिक वोट मिल गए, मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति कौन बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मतलब वोटों की गिनती होती है। ठीक है, तो आई होप इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, मतलब जहाँ से मैंने इसे बताना स्टार्ट किया है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अगली चीज़ समझते हैं। तो ध्यान दो, राष्ट्रपति का निर्वाचन समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, अब आपके माइंड में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? तो देखो, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप इतना जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं? कौन भाग लेते हैं? सांसद भाग लेते हैं और विधायक भाग लेते हैं। ठीक है, तो भारत में जो सांसदों की संख्या है वह कितनी है? लगभग 773। ठीक है, और विधायकों की संख्या, मैं विधानसभा के विधायकों की संख्या की बात कर रहा हूँ, विधानसभा के विधायकों की संख्या कितनी है? लगभग 4120। और ये सांसद और विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जो सांसद होते हैं वह केंद्र सरकार के अंग हैं, और जो विधायक होते हैं वो राज्य सरकार के अंग हैं, और जो राष्ट्रपति होते हैं वो तो पूरे देश के प्रमुख होते हैं, पूरे देश के हेड होते हैं। तो उनके निर्वाचन में जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, उन दोनों का प्रतिनिधित्व बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये दोनों ऐसे वोट करेंगे तो फिर यहाँ पे तो केंद्र सरकार के चूँकि वोट करने वाले लोग ही कम हैं और राज्य सरकार में वोट करने वाले ज़्यादा हैं, तो ऐसे में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के निर्वाचन में केंद्र सरकार से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का यूज किया जाता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विधायक भाग लेते हैं और जो सांसद भाग लेते हैं, इनके जो वोट की वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू को बराबर किया जाता है इसी समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले का यूज किया जाता है, और जो सांसद और जो विधायक होते हैं, इनके जो वोट की वैल्यू है इनको बराबर कर दिया जाता है, ताकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व है वो बराबर रहे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ गए कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। तो ये ध्यान रखें आप कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि जो
केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उसको बराबर किया जा सके। ठीक है, तो जो चीज़ें समझनी थी मैंने आपको वो चीज़ समझा दी, और यहाँ भी वही चीज़ें लिखी गई हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में वो कौन से फॉर्मूले यूज किए जाते हैं जिसके द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विधायकों और सांसदों का मत मूल्य है उन्हें बराबर किया जाता है। तो हम देखने वाले हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो पहला, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो एक विधायक का मत मूल्य होता है वह उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणित 1/1000 के बराबर एक विधायक का मत मूल्य होता है। ठीक है, आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। फिर एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो वो होता है कुल विधायकों का मत मूल्य बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या के बराबर। ठीक है, एक सांसद का मत मूल्य होता है। तो ये फॉर्मूले आप याद कर सकते हो। तो इतनी बात आप समझ गए। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये जो फॉर्मूले हैं, यहाँ पे जो जनसंख्या का जो आधार है वह 1971 है। मतलब 1971 की जनगणना जो हुई थी ना, उस समय की जो जनसंख्या थी वही अभी तक इस फॉर्मूले में यूज की जाती है। ठीक है, और यही आगे 2026 तक यही रहने वाली है, उसके बाद चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये नोट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जनसंख्या यूज की जाती है वह कब की जनसंख्या यूज की जाती है, तो 1971 की जनसंख्या यूज की जाती है और 2026 तक यही रहेगी। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो कोटा होता है, जो कट ऑफ होता है, वो मैंने आपको बता दिया कितना होता है, 50% + 1, मतलब आधे से ज़्यादा वोट जो उम्मीदवार लाएगा वही राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये कट ऑफ आप याद रखना। तो आई होप ये आर्टिकल 55 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।